15 साल, एक दशक से ज्यादा का वो दौर जिसे बंगाल की राजनीति में ममता युग कहा जाता था, आज वो इतिहास बन चुका है। शाम के 7 बज चुके थे और रुझान अब नतीजों में बदल रहे थे और नतीजे साफ थे। बंगाल ने बदलाव को चुन लिया। 2011 से जो किला अजय माना जाता था, आज उस किले की दीवारें ढह चुकी हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये हुआ कैसे एक बाहरी कही जाने वाली पार्टी ने बंगाल की रग रग में अपनी जगह बना ली। क्या ये सिर्फ मोदी लहर है या ममता सरकार की वो गलतियां जो उन्हें ले डूबी? आज के इस वीडियो में हम उस ममता वर्सेस बीजेपी की जंग का पोस्टमार्टम करेंगे जिसने पूरे देश की सियासत को हिला कर रख दिया। मैं हूं रुशान और आप देख रहे हैं विधायक दर्पण। चलिए बंगाल की इस नई क्रांति की इनसाइड स्टोरी शुरू करते हैं। 9 अप्रैल से 29 अप्रैल तक चले 2 चरणों के इस महायुद्ध का फैसला अब सामने है। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में बहुमत का आंकड़ा 148 है, लेकिन बीजेपी इस बार इस जादुई नंबर को काफी पीछे छोड़ती नजर आ रही है। 2021 में जहां ममता बनर्जी ने 213 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई थी, वहीं 2026 के इन रुझानों ने पूरी बाजी पलट दी है। इस बार मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं था बल्कि साख का था। भवानीपुर से लेकर नंदीग्राम तक हर हाई प्रोफाइल सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला। शुभेंदु अधिकारी जो कभी दीदी के सबसे भरोसेमंद सिपाही थे, आज वही उनकी हार के सबसे बड़े शिल्पकार बनकर उभरे हैं। लेकिन ये जीत सिर्फ चेहरों की नहीं बल्कि उस संगठन की है जिसे दिलीप घोष ने बूथ स्तर पर खड़ा किया था। अब बात उन 5 मुख्य कारणों की जिनकी वजह से ममता बनर्जी का पतन हुआ। पहला कारण एंटी इनकम्बेंसी और जमीनी नाराजगी। 15 साल की सत्ता अपने साथ नाराजगी भी लाती है। गांव गांव में लोगों को लगा कि सरकार की योजनाओं का पैसा उन तक पहुंचने से पहले ही सिंडिकेट की भेंट चढ़ जाता है। इसी स्थानीय असंतोष को बीजेपी ने भांप लिया। दूसरा कारण कानून व्यवस्था और चुनावी हिंसा। बंगाल में चुनावी हिंसा कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार बीजेपी ने इसे राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। मुर्शिदाबाद जैसी जगहों पर हुई झड़पों को बीजेपी ने साफ तौर पर कानून व्यवस्था की विफलता के रूप में पेश किया, जिससे आम नागरिक में असुरक्षा का भाव पैदा हो गया। तीसरा कारण आरजीकर और महिलाओं की सुरक्षा। ममता बनर्जी हमेशा महिला वोट बैंक पर भरोसा करती थी, लेकिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज जैसी घटनाओं ने दीदी की उस छवि को गहरा धक्का पहुंचा दिया। महिलाओं की सुरक्षा इस बार एक साइलेंट किलर साबित हुई, जिसने टीएमसी के वोट बैंक में सेंध लगा दी। चौथा कारण घुसपैठ और तुष्टीकरण का नैरेटिव। बीजेपी ने सीएए और एनआरसी के मुद्दे को घुसपैठियों के खिलाफ एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया। इससे हिंदू मतों को ध्रुवीकरण हुआ और बीजेपी को उन इलाकों में भी बढ़त मिली जहां वो पहले कमजोर थी। पांचवा कारण शहरी और युवा वोटर्स का मोहभंग। शहरों में नौकरी, विकास और बेहतर गवर्नेंस की मांग थी। बीजेपी ने सिंगूर और नैनो प्लांट जैसे मुद्दों को उठाकर ये दिखाया कि कैसे टीएमसी की नीतियों ने निवेश को बंगाल से दूर कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल, बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन? गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही वादा किया था कि सीएम कोई बंगाली ही होगा। रेस में 3 नाम सबसे आगे हैं। शुभेंदु अधिकारी, नंदीग्राम की विजेता और जमीनी पकड़ रखने वाले नेता दिलीप घोष, जिन्होंने बंगाल में बीजेपी के संगठन की नींव रखी। सुकांता मजूमदार, उत्तर बंगाल का वो युवा चेहरा जिसने बीजेपी को वहां अजय बना दिया। इसके अलावा स्वप्न दास गुप्ता और सामिक भट्टाचार्य जैसे अनुभवी चेहरों पर भी चर्चा हो रही है। फैसला जो भी हो, नया सीएम एक ऐसी विरासत संभालेगा जहां चुनौतियां पहाड़ जैसी हैं। ममता बनर्जी ने हार स्वीकार करते हुए कहा है कि वो जनता के फैसले का सम्मान करती हैं। लेकिन क्या ये ममता बनर्जी की राजनीति का अंत है? बिल्कुल नहीं। ममता एक फाइटर है और वो विपक्ष में और भी ज्यादा आक्रामक होंगी। लेकिन कल का दिन बीजेपी का था। 2021 में जहां बंगाली प्राइड के नाम पर बीजेपी को रोका गया था, 2026 में बदलाव के नारे ने उस बैरियर को तोड़ दिया। ये जीत बंगाल के लिए एक नई शुरुआत है या एक नई राजनीतिक जंग का आगाज, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। आपको क्या लगता है, बंगाल के इस हार के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है और आपका पसंदीदा सीएम कैंडिडेट कौन है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।